चलिए आज हम देखेंगे कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, उनकी पादप जगत में कहाँ पर स्थिति होती है या उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। सबसे पहले जो आइक्लर हैं, आइक्लर 1839 से 1887 तक के इनका जो जीवन चक्र है वो माना गया है और इन्होंने सबसे पहले पादप जगत या प्लांट किंगडम को दो भागों में विभाजित किया, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं वो अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं, जबकि फेनेरोगेम्स जो होते हैं वो पुष्पोद्भिद पादप होते हैं। यानी कि इसमें पुष्प नहीं लगते हैं और यहाँ पर पुष्प लगते हैं। तो जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं उनमें अगर हम आगे चलें तो इन्हें फर्दर दो भागों में विभाजित किया, पहला लोअर क्रिप्टोगेम्स और फिर हायर क्रिप्टोगेम्स। जो लोअर क्रिप्टोगेम्स होते हैं उसमें सभी थैलोफाइट्स आते हैं। थैलोफाइट्स जो होते हैं इनमें इनका जो पादप शरीर होता है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, यानी कि इसमें जड़ तना और पत्ती का स्पष्ट विभेदन नहीं होता, केवल एक निश्चित आकार का पादप थैलस उपस्थित होता है। इसमें एल्गी व फंजाई को शामिल किया जाता है। जो हायर क्रिप्टोगेम्स होते हैं उसके अंदर ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स को शामिल किया जाता है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एम्फीबियन पादप ही कहलाते हैं, क्योंकि जैसे एल्गी जलीय है और टेरिडोफाइट्स हैं वो पूरी तरह से स्थलीय पादप हैं, जबकि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस भी कहा गया है। और इनकी अगर संरचना हम देखें तो इसमें थैलस हार्ट शेप का एक इस तरह का थैलस होता है और साथ ही इसमें नीचे की तरफ जो लोअर वाली साइड होती है वहाँ पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें स्पष्ट जड़ नहीं है, जबकि जड़ की जगह पे राइजॉइड्स या मूलाभास उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इसमें जड़ तना व पत्ती का स्पष्ट विभेदन होता है। साथ ही जो जनन अंग होते हैं यहाँ पर जो जननांग बनते हैं वो किसी प्रकार की जैकेट से घिरे हुए नहीं होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में जो जननांग बनते हैं वो एक कोशिकीय परत से घिरे रहते हैं। अब अगर हम देखें पुष्पोद्भिद पादप, तो पुष्पोद्भिद पादपों को आगे चलकर स्पर्मेटोफाइटा नाम दिया गया, क्योंकि अगर हम इन्हें पुष्पोद्भिद कहें तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें पुष्प नहीं लगते हैं, पुष्प केवल आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म्स में ही लगते हैं, तो इन्हें आगे चलकर स्पर्मेटोफाइटा नाम दिया गया। और एंगलर ने 1886 में इन्हें स्पर्मेटोफाइटा की जगह पर एम्ब्रियोफाइटा नाम दिया। उन्होंने कहा कि स्पर्म का जो पुष्प है, पुष्प नाम को ही हटा दो, उसकी जगह पर एम्ब्रियो रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं यहाँ एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अगर हम एम्ब्रियो के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि एम्ब्रियो का निर्माण कब होगा। एम्ब्रियो का निर्माण होगा जब मेल और फीमेल इन दोनों में फ्यूज़न होगा या निषेचन होगा, और उसके फलस्वरूप जो जायगोट बनता है, जायगोट तुरंत विभाजित होकर एक निश्चित आकार की संरचना बना लेता है, तो उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। यहाँ पर जो जायगोट होता है वो निषेक्तांड या फिर सुसुप्तावस्था में नहीं आता है, बल्कि सीधे विभाजन करके एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। तो ये स्पर्मेटोफाइटा या एम्ब्रियोफाइटा जो होते हैं इन्हें आगे दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म्स और आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म्स आते हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म है इन्हें अनावृतबीजी क्यों कहा गया है? इन्हें अनावृतबीजी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इनका ओव्यूल होता है, ओव्यूल कवर्ड नहीं होता है। ओव्यूल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यहाँ पर जो ओव्यूल है वो कवर्ड होता है, इसीलिए इसे आवृतबीजी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ओव्यूल कवर्ड है, ओव्यूल से ही आगे चलकर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो कवर्ड अवस्था में यानी ढकी हुई अवस्था में, इसीलिए इन्हें आवृतबीजी नाम दिया गया है। साथ ही जो जिम्नोस्पर्म है इसमें
अनावृत बीजी, इसमें इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें साइप्रस स्पाइनस ये आते हैं, जबकि आवृत बीजी जो हम अपने चारों तरफ जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हम देखते हैं जैसे कि नीम है या तुलसी है या किसी भी प्रकार के ऐसे पौधे जिसमें कि फूल लग रहे हैं, वो सभी आवृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उन्हें और किस किस नामों से जाना जाता है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो प्रथम बीजाणुद्भिद पादप भी कहलाते हैं। प्रथम बीजाणुद्भिद पादप का मतलब ये है कि बीजाणु तो ब्रायोफाइट्स में भी बन रहे हैं, लेकिन वो बीजाणु अपने जो थैलस है उससे स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर टेरिडोफाइटा के अंदर स्पष्ट होमो बीजाणु या हेटेरो बीजाणु जो बनते हैं और इनके द्वारा जनन होता है। साथ ही बीजाणु जो होते हैं वो बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं, इसीलिए इन्हें प्रथम बीजाणुद्भिद पादप भी कहते हैं। दूसरी चीज़, इन्हें प्रथम संवहनी पादप भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो संवहन तंत्र है वो सबसे पहले पादप के इसी समूह में उपस्थित होता है या पाया गया है। इन्हें प्रथम स्थलीय पादप भी कहा गया है, क्योंकि जो ये टेरिडोफाइट्स होते हैं वो पूर्णतया स्थलीय होते हैं, जबकि इससे पहले के लोअर क्रिप्टोगेम्स जो हैं वो जल और स्थल में या केवल जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइटा नाम है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो टेरिडोफाइटा के अंदर जो टेरिडो शब्द है वो टेरोन, ग्रीक भाषा के टेरोन शब्द से आया है। टेरोन शब्द का मतलब होता है पंख जैसी संरचना या पंख, तो और फाइटा का मतलब होता है प्लांट, यानी कि पंख जैसी संरचना वाले जो प्लांट होते हैं उन्हें टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। टेरिडोलॉजिस्ट उन वैज्ञानिक या साइंटिस्ट को कहा जाता है जो टेरिडोफाइटा के ऊपर काम करते हैं। F.O. बॉवर इन्हें फादर ऑफ टेरिडोलॉजी भी कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले जो टेरिडोफाइट्स पे वर्क था वो इन्होंने किया था, साथ ही सबसे ज़्यादा जो काम है वो भी इन्होंने ही टेरिडोफाइटा पे किया है। भारत में अगर हम देखें तो प्रोफेसर S.S. बीर इन्होंने भारत में अलग अलग जगह पर टेरिडोफाइट्स के ऊपर काम किया है, इसीलिए इन्हें इंडियन फादर ऑफ टेरिडोलॉजी भी कहा जाता है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम या सुविकसित संवहन तंत्र उपस्थित होता है। इस वैस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति या संवहन तंत्र की उपस्थिति के कारण ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से समानता रखते हैं, और इसी वजह से इन्हें अगर हम ट्रैकियोफाइटा यानी कि ऐसे पादप जिसमें कि ट्रैकीड्स पाई जाती है, ट्रैकीड्स जो होता है वो जाइलम का ही एक अवयव होता है, और ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत इन्हें रख सकते हैं क्योंकि इसमें ट्रैकिड्स उपस्थित है। ट्रैकियोफाइटा में कौन कौन से प्लांट आते हैं? तो ट्रैकियोफाइटा में हम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को शामिल कर सकते हैं। तो इस लक्षण में ये आवृतबीजी या जो आवृतबीजी पादपों से समानता रखते हैं, जबकि इन्हें जो लोअर क्रिप्टोगेम में शामिल किया गया है वो क्यों किया गया है, इसके लिए दो रीजन हैं। सबसे पहला है कि इसके अंदर जो जनन है वो रिप्रोडक्शन या जनन है वो स्पोर या बीजाणुओं के द्वारा हो रहा है, और दूसरी चीज़ जो फर्टिलाइजेशन है या निषेचन है, निषेचन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इन दो लक्षणों के कारण इन्हें क्रिप्टोगेम्स में शामिल किया गया है। जबकि अगर हम केवल इस लक्षण को देखते हैं वैस्कुलर सिस्टम को, तो इन्हें जो फेनेरोगेम्स हैं उसमें शामिल किया जा सकता था, लेकिन इनके अधिकतर जो लक्षण हैं वो क्रिप्टोगेम्स से समानता रखते हैं, इसीलिए इन्हें क्रिप्टोगेम्स में शामिल किया गया है। लेकिन क्रिप्टोगेम्स में भी ये हायर क्रिप्टोगेम्स होते हैं, यानी कि इसमें अधिकतर जो कैरेक्टर होते हैं वो क्रिप्टोगेम्स के बाकी सदस्यों से उच्च होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव इसका लाइफ साइकिल बना रखा है।
आपको समझाने के हिसाब से मैंने कराया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें दो तरह के पादप पाए जाते हैं। एक होता है बीजाणुद्वित पादप जिससे कि बीजाणु बनते हैं, और दूसरा होता है युग्मकोद्भिद पादप जिससे कि युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक यानी कि पुंगड़ुक और अंड जो होते हैं, पुंगड़ुक है नर युग्मक और अंड जो है वो मादा युग्मक। तो इस तरह से इसमें दो तरह के पादप हैं। बीजाणुद्वित पादप जो है वो द्विगुणित होता है, साथ ही जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें बीजाणुद्वित पादप मुख्य पादप होता है, यानी कि इसका जो जीवन चक्र है इसमें ये अपना अधिकतर समय बीजाणुद्वित पादप के रूप में निकालता है। तो अब देखें कि जो बीजाणुद्वित पादप होता है इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। बीजाणुद्वित पादप स्पष्ट जड़, तना व पत्तियों में विभेदित होता है। इससे पहले जो भी पादप हमने पढ़े जैसे ब्रायोफाइट या एल्गी या फंजाई, तो उसमें जड़, तना और पत्ती का विभेदन नहीं पाया जाता था। वहाँ पे केवल एक थैलस जैसी संरचना होती थी। तो यहाँ पे जड़, तना और पत्ती का स्पष्ट विभेदन पाया जाता है। दूसरी चीज, तने व जड़ में संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र यानी कि जाइलम व फ्लोएम की उपस्थिति, जो कि जड़ से लेके पानी, जड़ से जल व जो मिनरल्स होते हैं उनका संवहन करके उन्हें पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जाइलम व फ्लोएम दोनों उपस्थित होते हैं। लेकिन जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो जाइलम होता है उसमें वाहिकाओं का अभाव होता है, और फ्लोएम जो होता है उसमें सह कोशिकाओं का अभाव होता है। यानी कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इसमें जो इनका जाइलम है वहाँ पर केवल वाहिनिका यानी कि ट्रैकेट्स उपस्थित होती हैं, वाहिका या वेसल्स एब्सेंट होती हैं। वहीं फ्लोएम के अंदर सह कोशिका का अभाव होता है, जबकि जो बाकी अन्य कोशिकाएं हैं वो उपस्थित होती हैं। इसके बाद हम अगर आगे चलें तो जब जनन का समय आता है तो यहाँ पे अलैंगिक जनन हो रहा है जो कि बीजाणुओं द्वारा हो रहा है। बीजाणुधानी जैसी संरचना होती है इसमें बनते हैं। अब ये जो बीजाणु हैं इनकी स्थिति या ये कहाँ कहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो कुछ पौधे जैसे कि साइलोटम के अंदर ये स्टेम या तने पर पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो प्लांट हैं उसमें ये लीफ पर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। अगर हम स्टेम पर पाए जाने वाले साइलोटम की बीजाणुधानी को देखें तो इसमें 3 बीजाणुधानियाँ एक साथ संयुक्त होकर इस तरह की संरचना बनाती है, और इस संरचना को सिनेंजियम कहा जाता है, यानी कि संयुक्त बीजाणुधानी सिनेंजियम। वहीं जैसे लाइकोपोडियम है या सिलेजिनेला है तो वहाँ पर जो बीजाणुधानियाँ हैं वो पत्ती के अंदर की सतह पर पाई जाती हैं, और ये जो पत्तियाँ होती हैं वो शीर्षस्थ भाग में जो पत्तियाँ होती हैं वो एक साथ इकट्ठी होकर या संकुचित होकर एक कोन या स्ट्रॉबेलस का रूप ले लेती हैं। अब अगर आगे हम चलें, जो बड़े टेरिडोफाइट्स होते हैं जैसे कि एडियंटम है, जो फर्न वगैरह होते हैं, उसमें जो पत्ती है उसकी निचली सतह पर कई सारी बीजाणुधानियाँ ग्रुप में पाई जाती हैं। जैसे ये मैंने पत्ती का एक किनारा बनाया है, इस किनारे पे यहाँ पर बीजाणुधानियाँ समूह में उपस्थित हैं, और साथ ही इस पत्ती का जो ये किनारा है वो फोल्ड होकर इसे ढक लेता है और एक सोरस का निर्माण कर लेता है। यानी कि जो बीजाणुधानियाँ हैं वो पत्ती पर ही हैं लेकिन उसकी निचली सतह पर उपस्थित हैं और ग्रुप में उपस्थित हैं। ये जो एक मैंने बीजाणुधानी बनाई है ये मैंने मार्सिलिया की बीजाणुधानी बनाई है। मार्सिलिया के अंदर जो बीजाणुधानियाँ होती हैं वो जो पत्ती जहाँ से उत्पन्न होती है, यानी कि पत्ती का जो पीटियोल वाला पार्ट होता है, पीटियोल की निचली सतह से उत्पन्न होती हैं। अगर मैं डायग्राम में बताऊँ तो ये इसकी जो पोजीशन होती है, जैसे ये पत्ती है यहाँ पे और यहाँ से ये इस तरह से
बीजाणुधानी लगी रहती हैं। अब आगे चलें तो ये जो बीजाणुधानियाँ होती हैं, बीजाणुधानी में बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। अब चूंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो जितने भी बीजाणु होंगे वो अगुणित बीजाणु होंगे। ये अगुणित बीजाणु अंकुरण के द्वारा युग्मकोद्भिद पादप को जन्म देते हैं। यानी कि जो बीजाणु है वो युग्मकोद्भिद पादप की प्रारंभिक कोशिका कही जा सकती है। ये युग्मकोद्भिद पादप जो होता है वो टेरिडोफाइट्स में प्रोथेलस कहलाता है। प्रोथेलस के अलग अलग आकार होते हैं, जैसे कि ये सिलिंड्रिकल आकार, ये हृदयाकार आकार का होता है प्रोथेलस। और ये प्रोथेलस इतना छोटा होता है कि ये जमीन में लगभग आधा अंदर की तरफ धंसा रहता है। तो जो नीचे वाला पार्ट है जो जमीन के अंदर धंसा रहता है वहाँ पर कुछ राइजोइड्स पाए जाते हैं या फिर इसमें जो माइक्रोराइजल कवक होती है वो पाई जाती है। ऊपर का जो भाग होता है वहाँ पर जननांग लगते हैं। साइलोटम के अंदर जो प्रोथेलस है वो रंगहीन और विषम कोशी होता है। रंगहीन होने की वजह से इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसीलिए ये विषम कोशी होता है और ये आसपास की जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषित करता है, या फिर इसके अंदर जो माइक्रोराइजा जो कवक होती है वो जमीन में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके और इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। जबकि बाकी जो पौधे होते हैं वहाँ पर जो प्रोथेलस है वो हरा और स्वपोषी होता है। अब ये जो युग्मकोद्भिद अवस्था है ये बीजाणुद्भिद पादप से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। यानी कि जहाँ पर बीजाणु गिरते हैं वहाँ पर जमीन में युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। अब इस युग्मकोद्भिद पादप पर जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया यानी कि पुंधानी और स्त्रीधानी दोनों लगी हुई हैं। पुंधानी और स्त्रीधानी दोनों ही एक कोशिकीय जैकेट से आवृत रहती हैं। जैसे ये बाहर की तरफ एक कोशिकीय जैकेट है और यहाँ पर भी ये जैकेट बनी हुई है, तो ये आवृत रहती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो अंड होता है वो एक बड़ा और बड़ी कोशिका होती है जिसमें कि संचित भोज्य पदार्थ इकट्ठा रहता है। जबकि जो पुंधानी होती है, पुंधानी से जो पुमड़ों का निर्माण होता है, पुमड़ों आगे चलकर अलग अलग पादपों में अलग अलग तरह का आकार प्रदर्शित करता है। जैसे कि कुछ पादपों में ये इस तरह से वक्राकार होता है, जबकि कुछ में ये इस तरह से वेसिकल रूप में होता है और ऊपर की तरफ कॉइल्ड यानी कि कुंडलित अवस्था में फ्लैजिला पाई जाती है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सभी पादपों में जो पुमड़े होते हैं वो बहुकशाभिक होते हैं। अंड और पुमड़ों का जो निषेचन होता है, निषेचन के लिए जल अति आवश्यक होता है। यह जो कैरेक्टर है या यह लक्षण है ये लोअर क्रिप्टोगेम्स जैसे कि फंजाई नहीं एल्गी से संबंधित होता है। निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनता है वो जल्दी ही निषिक्तांड में परिवर्तित हो जाता है। निषिक्तांड से आगे चलकर भ्रूण का निर्माण होता है और ये भ्रूण फिर आगे चलकर बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से हमने आज ये देखा कि टेरिडोफाइट्स जो हैं इसके अंदर एक तो ये जीवन चक्र है वो किस तरह से चल रहा है, और दूसरा इनके जीवन चक्र में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें ध्यान देने हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये द्विगुणित अवस्था है। द्विगुणित अवस्था कैसे आई? यहाँ का एन अगुणित अंड और अगुणित पुमड़ू इन दोनों का निषेचन हुआ तो यहाँ पे जो निषिक्तांड बना या युग्मनज बना ये 2n बन गया। अब ये द्विगुणित अवस्था और ये अगुणित अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में एकांतरण हो रहा है
यानी कि पहले द्विगुणित अवस्था होती है, फिर इससे बीजाणु बनते हैं, फिर अगुणित अवस्था आती है, फिर अगुणित अवस्था से फिर द्विगुणित अवस्था आती है। तो यानी कि एक के बाद एक इनके जीवन चक्र में अगुणित और द्विगुणित अवस्था आती रहती है। इसीलिए इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। तो ये था टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र और साथ ही इसके कुछ मुख्य कैरेक्टर्स।